हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी भूगोल में चैप्टर नंबर 1 एसएसटी भूगोल में चैप्टर नंबर 1 अपन ने सामाजिक भूगोल इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं। सामाजिक भूगोल में चैप्टर नंबर 1 अपन ने स्टार्ट किया था, उसका आधा पढ़ लिया था अपन ने। अब आधा पार्ट अपन आज पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। तो अपन ने पढ़ लिया था सौर मंडल की। सौर मंडल में क्या क्या होता है, सूरज, ग्रह और उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड और होते हैं, जैसे क्षुद्र उल्का पिंड। ये सारे सौरमंडल बनाते हैं। और अभी सौरमंडल के हिस्सों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सबसे केंद्र में, सेंटर में, बीच में कौन होता है, सूर्य। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम मेनली गैस होती है इसके अंदर। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसके चारों तरफ जो भी घूम रहे हैं उनको अपनी तरफ खींच के रखता है, ताकि सौरमंडल बना रहे, बिखरे नहीं। इसका खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल में जितनी भी चीज़ें हैं, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, सबको रोशनी और प्रकाश का कौन देता है, सूरज देता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। ठीक है। अब पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन फिर भी इतना दूर तो है कि इसकी पूरी की पूरी गर्मी और ऊष्मा यहाँ पे नहीं पहुँचती और हम बिल्कुल जलकर नष्ट नहीं होते। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, अब बात करते हैं ग्रहों की। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। टोटल 8 ग्रह हैं जो सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मैंने पिछली बार फोटो में आपको दिखाया था। सूर्य के दूरी अनुसार वे हैं, सबसे पास में बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी तीसरे नंबर, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में नाम याद रखने का आसान तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो पहले नाम से ग्रहों के पहले नाम बताए। सबसे पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। लेकिन मेरा तरीका तो ये होगा कि आप सीधे नाम याद रख लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। इसी क्रम में आपको लिखना होगा अगर एग्जाम में आएगा तो। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। दीर्घ वृत्ताकार मतलब अंडे जैसे अंडा होता है ना, ऊपर नीचे से चौड़ा होता है और साइड में से सकड़ा होता है, तो वैसे शेप में होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। तो सब ग्रह अपने अलग अलग कक्ष में घूमते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक अपने पढ़ ही लिया है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन ही लगाता है। सबसे पास में तो चक्कर लगाने में कम टाइम लगता है। शुक्र को पृथ्वी का लगभग जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो कोई कहे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, तो कौन है, शुक्र, क्योंकि उसका आकार बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले ही खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ये दिखते ग्रह जैसे हैं, लेकिन कुछ लक्षण इनमें ग्रहों जैसे हैं, कुछ लक्षण ग्रहों जैसे नहीं हैं। इसलिए एक खगोलीय पिंड और पाया गया, सिरस, और एक प्लूटो जिसको अपन पहले ग्रह मानते थे। तो इन दोनों को बौना ग्रह कहा गया है, यानी जो दिखते ग्रहों की तरह है, लेकिन कुछ लक्षण इनके ग्रहों जैसे भी नहीं हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। ठीक है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी साइज़ के हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ा 5वें नंबर पे आता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, और जैसे आप एक फुटबॉल लोगे, फुटबॉल को ऊपर से नीचे से थोड़ा दबा दो तो एक प्लेट की तरह बन जाएगा ऊपर नीचे, तो उस तरीके का होता है हमारा पृथ्वी। ध्रुवों से थोड़ा चपटा होता है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान का आकार। तो पृथ्वी का आकार गोला नहीं होता, भू आब जैसा होता है। गोले को ऊपर और नीचे से अगर थोड़ा सा दबा दो तो ऊपर और नीचे सीधी रेखाएं बन जाएगी, जैसे एकदम सीधी रेखा, फिर गोला, फिर सीधी रेखा, फिर गोला। ठीक है। तो ऐसा हमारा पृथ्वी का आकार होता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है। जो स्थितियाँ जीवन के लिए पृथ्वी पर पाई जाती हैं वो कहीं नहीं पाई जाती, जैसे
ज़्यादा गर्म भी नहीं है जिससे जीव नष्ट ना हो, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है क्योंकि जीवों को थोड़ी बहुत गर्मी भी चाहिए, तो ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। पानी उपस्थित है, वायु उपस्थित है, और वायु में सांस लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन गैस उपस्थित है, और इसके कारण ही और विभिन्न और भी गैसें उपस्थित है जिसके कारण यहाँ पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसलिए जीवन का एकमात्र ग्रह कौन है? पृथ्वी, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से कैसे दिखाई देती है? नीले रंग की, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा समुद्र यानी पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा, जो चारों तरफ, चंद्रमा एक उपग्रह है जो चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अंतरिक्ष से चंद्रमा की फ़ोटो लेंगे तो देखो जो वाइट पार्ट है ना वो तो पहाड़ है, और जो जो काले काले हरे ना वो गड्ढे हैं। चंद्रमा पहाड़ों और गड्ढों का एक समूह है पूरा। हमारी पृथ्वी पर पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी इसका जो पूरा व्यास है वो पृथ्वी के 1/4 है, यानी ऐसे 4 व्यास कर लोगे, इतना बड़ा है हमारा पृथ्वी, बहुत बड़ा है चंद्रमा के कंपैरिजन में। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तारे बहुत बड़े हैं चंद्रमा के, करोड़ों चंद्रमा ले लोगे ना तब जाके एक तारा बनेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा दिखाई देता है, तारे छोटे। क्यों? क्योंकि तारे बहुत दूर है और चंद्रमा काफ़ी नज़दीक। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हो। तो पृथ्वी कितना था? 1,50,000 करोड़ किलोमीटर, 150 करोड़ किलोमीटर दूर था, और ये 3,84,000 किलोमीटर है। तो जो सूर्य काफ़ी, वो चंद्रमा काफ़ी नज़दीक और सूरज काफ़ी दूर है। पृथ्वी चंद्रमा का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। 27 दिन में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का। लगभग इतने ही समय में वे अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, और खुद का रोटेशन ये भी वैसे घूमता है, खुद भी घूमता है और पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता है। तो पृथ्वी के चारों तरफ भी 27 दिन में एक चक्कर लगाता है और खुद का एक चक्कर भी 27 दिन में ही लगाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, इसलिए हमें चंद्रमा का एक तरफ का हिस्सा ही दिखता है जहाँ पे लाइट रोशनी पड़ती है सूरज की, दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, पानी नहीं पाया जाता है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो पूर्णिमा के दिन देखोगे जो काला पार्ट होता है ना चंद्रमा में, वो एकदम गड्ढे हैं, और जो उभरा हुआ पार्ट, जो चमकता हुआ पार्ट है, वो पर्वत है। क्षुद्र ग्रह, अब अपन बात करते हैं। अपन ने कहा था ना उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह, आगे बात करेंगे। तो ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मैंने कहा था ना एक शुद्ध ग्रह पट्टी पाई जाती थी, वहाँ पर ये सारे टुकड़े घूमते हैं, बहुत सारे होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह का ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। यानी कि ग्रह में अगर विस्फोट हुआ और उससे कुछ टुकड़े अलग हो गए तो वो शुद्ध ग्रह बन जाते हैं और उस पट्टी में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब बात करते हैं उल्का पिंड की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, पत्थरों के छोटे छोटे, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूरज की चारों तरफ ये भी चक्कर लगाते हैं, और इनकी कोई फिक्स कक्ष नहीं होता, ये आड़े टेढ़े भी कई बार चक्कर लगा लेते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रकार के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर ये जल जाते हैं। ठीक है, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह बिना जले पृथ्वी पर आ गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो उल्का पिंड कुछ ऐसे चट्टाने हैं जो सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कई बार ये पृथ्वी के नज़दीक आते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की तरफ खींच लिए जाते हैं। तो फिर ये अपने वातावरण में आ जाते हैं, हवा में आ जाते हैं, और हवा में घर्षण के कारण जब ये हवा से टकराते हैं तो घर्षण के कारण ही इनके सतह पर गर्मी उत्पन्न होती है जिससे ये जल जाते हैं। ठीक है, और कई बार पूरे नहीं जल पाए, काफ़ी बड़ा उल्का पिंड है तो वो पृथ्वी तक पहुंच भी जाता है, यानी पृथ्वी पे आ रहा है जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन कई बार इतना बड़ा होता है कि जलते जलते पृथ्वी तक पहुंच जाता है और भिड़ जाता है, और फिर वहाँ पे पृथ्वी पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ठीक है, और कई बार आपने देखो अगर रात के टाइम पे तारे, कहते हैं ना एक तारा टूट गया, एकदम से अपन को एक चिंगारी दिखती है, वो एक उल्का पिंड ही होता है जो पृथ्वी की सतह पर आ गया और सतह पर पहुंचने से पहले ही चिंगारी बनकर जलकर भस्म हो गया। ठीक है, तो अपन वो तारे नहीं टूटते, उसको उल्का पिंड जलता है। ठीक है,
क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी और तरफ फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी देखी है? आसमान में देखोगे ना कभी अमावस्या की रात, तो ऐसे चौड़ी पट्टी, ऐसा सफ़ेद पट्टी दिखाई देगी। ये देखो सफ़ेद चौड़ी पट्टी, तो इस पट्टी को अपन बोलते हैं आकाशगंगा। ठीक है, ये लाखों तारों का समूह है और हमारा सौरमंडल भी इस आकाशगंगा का ही एक हिस्सा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के समान की गई थी। इसका नाम आकाशगंगा इसलिए है, मान लो आकाश में एक सफ़ेद गंगा बह रही हो, ऐसा लगता है, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा कहा गया। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों एक की प्रणाली है। तो इस आकाशगंगा में करोड़ों तारे, बादल और विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। हमारा जो सौर मंडल है, सूरज और चारों तरफ चक्कर, ये भी इसी का एक हिस्सा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है और इनसे बहुत सारी आकाशगंगाएं, ऐसी बहुत सारी सफ़ेद पट्टियाँ मिल जाती हैं, तो क्या बनता है? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड विश्व की सबसे बड़ी इकाई है। ब्रह्मांड से बड़ा कोई नहीं है। देखो सबसे छोटा क्या हो गया, एक नहीं, सबसे बड़ा हो गया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं, आकाशगंगाओं में बहुत सारे सौरमंडल, सौरमंडल में एक सूर्य, तारा और तारे की चारों तरफ घूमने वाले उपग्रह, ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले उपग्रह और ग्रह पर रहने वाला एक छोटा सा इंसान। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चीज़ों को बता सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुड़े हैं। ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ अब उनको पता नहीं है अभी भी। इसके आकार के संबंध में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। एक इंटरेस्टिंग, देखो एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ आप। उपग्रह वो क्या होता है? जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए। अब कुछ मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, यानी वो मशीनें जो अपन ने पृथ्वी के बाहर ले जाकर छोड़ दी और बाहर पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, उनको मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ दिखाई देते हैं वो। इनको रॉकेट के द्वारा पृथ्वी की सतह के बाहर ले जाते हैं और वहाँ छोड़ देते हैं, फिर ये चक्कर लगाते रहते हैं। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। जो अपने टेलीफोन वगैरह, इंटरनेट जो चलता है ना, यहाँ से सिग्नल जाते हैं उपग्रह में, उपग्रह से फिर दूसरे हिस्सों में, पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में जाते हैं। तो उपग्रह संचार माध्यम में और ब्रह्मांड के बारे में कुछ नई जानकारी एकत्रित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इन्हें रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष से उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, कुछ इनसैट, IRS, एडुसैट, ऐसे कुछ उपग्रह हैं जो भारत ने अभी तक भेजे हुए हैं अंतरिक्ष में। देखो ऐसे इस फोटो में देख सकते हैं आप, एक रॉकेट क्या करता है, उपग्रह को लेकर जाता है अपने अंदर और वहाँ जाकर खुल जाता है, फिर ये उपग्रह निकलकर चारों तरफ चक्कर करने लगता है। तो बच्चों चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दे दी जाएंगे PDF में, जिसको आपको कॉपी में करना होगा। हाँ, एक नई बात और, आपको 3 कॉपियाँ बनानी है। इतिहास, हिस्ट्री की अलग, भूगोल की अलग और राजनीतिक विज्ञान की अलग। ठीक है, 3 कॉपियाँ बनेंगी SST की। तो भूगोल वाली कॉपी में ये चैप्टर 1 आपको करना है। ठीक है, पहले आपने इतिहास की बनाई होगी, अब भूगोल की नई कॉपी बनाकर काम करना है, उसी कॉपी में नहीं करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।